अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है अब आप सबको? जी, एक्चुअली कोई टेक्निकल इशू हो गया था। ठीक है, तो जो है इस वजह से जो है वो सिस्टम ऑफ हो गया था, तो अब दोबारा जो है रीज्वाइन किया है इस वजह से। चलिए जी, थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम जो है मोहम्मद रनीज आसिफ है। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बेसिकली मैं फुल टाइम टीचर नहीं हूँ। तो मैं एक जगह पे जो है जॉब भी कर रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी है। उधर पे एज ए हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट की जॉब कर रहा हूँ। मॉर्निंग में मैं वहां पे होता हूँ और शाम में मेरी पैक में गुजरती हैं। तो पैक में ऑलरेडी जो है मैं टैक्सी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कैफ लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। तकरीबन 5 इयर्स हो गए ऑलमोस्ट जो है मुझे पढ़ाते हुए। इधर पे शुरू से मैं टैक्सी पढ़ा रहा हूँ। और कैफ लेवल पे मैं 3 बैचेस पढ़ाता हूँ, जिसमें एक ऑनलाइन बैच होता है, एक फिजिकल बैच होता है और एक जो है पोस्ट बैच होता है, जो कि आप लोगों के रिजल्ट के बाद स्टार्ट होता है। तो अब इधर पे जो हम लोगों की मीटिंग अरेंज हुई हुई है, तो ये जो है C-FAB 5 के लिए है। ठीक है, C-FAB 5 जो है ऑफ कोर्स टैक्स का पेपर है। तो इसका पहले नाम जो होता था, ठीक है, एडवांस टैक्सेशन होता था। और अब इन्होंने जो है इसको एडवांस टैक्सेशन से जो है इसका नाम खत्म करके जो है इसको टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस कर दिया है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि बॉटल सेम है, उसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा लेबल उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो बाकी बीच में चीजें तकरीबन ऑलमोस्ट हुई हैं। ठीक है, तो ये तो था मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। और क्वालिफाई मैंने किया था 2015 में, मैंने क्वालिफाई किया था। ठीक है, तो अब मैंने क्वालिफाई 2015 में किया था, इस हिसाब से आप मेरी एज का हिसाब ना लगाने लग जाइएगा कि सर को काफी ईयर हो गए क्वालिफाई किए तो। क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं, जब मैं उन्हें बताता हूँ कि मैंने 2015 में क्वालिफाई किया था, तो वो फिर उसी हिसाब से एज का आइडिया लगाते हैं। अच्छा, इतने साल हो गए तो इतनी एज हो गई। ठीक है, चलिए जी, ये तो मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। अगर आप मेरे बारे में कुछ और पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपने कुछ पूछना हो तो। ठीक है, तो इधर पे अगर हम बात करें, इधर पे तो अब आप लोगों का जो C-FAB है, ठीक है, C-FAB 5 जो है ये 5 जो है ये टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस का जो है ये पेपर है। ठीक है, अब ये जो न्यू एजुकेशन स्कीम आई है, इसमें इन्होंने जो काम किया है सिर्फ इसका जो है नाम ही चेंज किया है। पहले एडवांस टैक्सेशन होता था। ठीक है, अब एडवांस टैक्सेशन की जगह जो है उन्होंने इसका नाम क्या कर दिया, टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस कर दिया। ठीक है, अगर हम इसके जो है सिलेबस कंटेंट्स की बात करें, ठीक है, तो सिलेबस कंटेंट्स में वाइडली तौर पे अगर हम बात करें तो इसके 4 चीजें जो है इसके सिलेबस में शामिल है। ठीक है, अगर 4 चीजों के बारे में हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास इनकम टैक्स आ जाता है। उसके बाद जो है सेल टैक्स एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी आ जाती है, एंड देन लास्टली जो है एथिक्स आ जाता है। ठीक है, अब जो है पहले ऐसा होता था, ठीक है, कुछ अटेम्प्ट पहले, कि जो है ये सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो होती थी, ठीक है, इसका सेपरेट इन्होंने वेटेज दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने इसको क्या कर दिया, मर्ज करके एक ही वेटेज बना दिया। ठीक है, सेल टैक्स एंड फेडरल एक्साइज जो है एक ही इन्होंने वेटेज में कर दिया है। बाकी तो इस हिसाब से अगर वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो अब इधर पे जो है 3 टॉपिक्स बनते हैं। ठीक है, हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो 3 भी नहीं है, बल्कि ये 5 टॉपिक्स हैं, क्योंकि सेल टैक्स में भी एक सेल टैक्स है आपका, एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी, और इसके अलावा अगर देखें तो हमारे पास प्रोविंशियल सेल टैक्स भी आ जाता है। तो अगर इसके जो है हम वेटेज की बात करें, अगर ग्रिड की बात करें, तो इनकम टैक्स को जो इन्होंने वेटेज दी हुई है वो कितने मार्क्स की दी हुई है, ठीक है, न्यू इन्होंने जो कंटेंट दिया उसमें 50 से 60 नंबर की है। ठीक है, कि 50 से 60 नंबर का जो आपका पेपर होगा वो किस में से आएगा, इनकम टैक्स में से आएगा। इसके अलावा उन्होंने जो ये सेल टैक्स को वेटेज दी हुई है वो दी हुई है 30 से 45 नंबर। ठीक है, सेल टैक्स आ गया इसमें, फेडरल एक्साइज ड्यूटी आ गया, एंड प्रोविंशियल जो है सेल टैक्स आ जाता है आपके पास। तो उसमें जो है इन्होंने 30 से 45 नंबर का दिया हुआ है। अब इसमें एक और इन्होंने ग्रिड डाला हुआ है, एथिक्स का डाला हुआ है। ठीक है, जिसमें आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स टैक्सेशन से रिलेटेड जितने भी हैं उसमें प्रोविजंस वगैरह, ठीक है, वो इन्होंने ऐड किया हुआ है आपके सिलेबस में। तो उसका जो इन्होंने ग्रेड दिया हुआ है वो कितने मार्क्स का दिया हुआ है, 5 से 10 नंबर का। तो इस तरह जो है ये आपका तकरीबन 100 नंबर का पेपर हो जाता है। तो न्यू स्कीम जो आई है, पुरानी स्कीम के मुताबिक अगर देखा जाए तो उधर पे भी अभी ये जो है आपका जो टैक्स का पेपर था ओपन बुक था। और अगर हम न्यू स्कीम की बात करें तो न्यू स्कीम के मुताबिक भी जो आपका टैक्स का पेपर है वो क्या है, ओपन बुक पेपर है। ठीक है, तो इसलिए इस हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हम सिलेबस कंटेंट्स की बात करें, ठीक है, तो न्यू स्कीम में भी इन्होंने कोई न्यू एडिशन नहीं किया सिलेबस में। ठीक है, न्यू एडिशन इन्होंने सिलेबस में इसलिए नहीं किया
कि टैक्स से रिलेटेड अभी कोई शायद न्यू लॉ आया नहीं है। ठीक है, एक मेहरबानी इन्होंने की कि चलें, ये शुक्र है कि इन्होंने कस्टम ड्यूटीज को जो है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं बना दिया। अदरवाइज ये भी था कि शायद कहीं न्यू स्कीम आएगी तो कहीं कस्टम ड्यूटीज भी जो है आपके सिलेबस का पार्ट ना बन जाए। ठीक है, लेकिन अभी भी जो है उन्होंने कस्टम ड्यूटीज को पार्ट नहीं बनाया। ठीक है, अभी भी ये चार चीजें ही हैं जो आपके अभी सिलेबस का पार्ट है। लेकिन सिलेबस का पार्ट है ये चार चीजें, लेकिन हम जिस इन्वायरमेंट में हैं, हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में वैसे ही टैक्स का स्ट्रक्चर जो है काफी ज्यादा कम्प्लेक्स है। ठीक है, और टैक्स आपको पता है कि जो है ना, पहले तो ये होता था कुछ साल पहले, ठीक है, कि जब फाइनेंस एक्ट आता था, ठीक है, टैक्स में सिर्फ तभी चेंजेस आती थी जब न्यू बजट आता था, उसमें जो है टैक्स में कोई जो है रेट चेंज हो जाते थे या माइनर सी चेंजेस आ जाती थी। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से जो है फाइनेंस एक्ट जब आता है तब तो टैक्स में जो चेंजेस आती ही आती हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकायदा तौर पे एसआरओ आते रहते हैं। ठीक है, एसआरओ के अलावा फिर जो है अब एक मिनी बजट का काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट आ गया है, सप्लीमेंट्री बजट आ जाते हैं दिसंबर में, उसकी वजह से भी आपके टैक्सेशन में काफी चेंज आ जाते हैं। तो टैक्सेशन में तो जो है पाकिस्तान में काफी कम्प्लेक्स हो चुका है टैक्सेशन का सिस्टम, तो इसमें तो अपडेट रहना ही बहुत ज्यादा जो है ना एक चैलेंजिंग टास्क आपके लिए बन गया है। ठीक है, और इसकी कंप्लाइंस भी एक बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, और फिर जाहिर सी बात है जब ये सारा कुछ है तो फिर आईकैप का पेपर पास करना भी एक हमारे लिए टास्क ही बन चुका है। चलें जी, ये सिलेबस का कंटेंट है। अगर इसमें हम थोड़ी सी मजीद बात करें, इनकम टैक्स में आपके पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है। ठीक है, इसके अलावा इनकम टैक्स के रूल्स हैं रिलेटेड। ठीक है, ये सारा कुछ आपके सिलेबस का पार्ट है। कैप लेवल पे तो आपने शायद पढ़ा होगा कि कुछ लिमिटेड सा होता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, कुछ प्रोविजंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन इधर पे ऑलमोस्ट पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रिलेटेड रूल्स जो है इनकम टैक्स रूल्स, वो सारा आपके सिलेबस का पार्ट है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम ये सेल टैक्स एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी वाले ग्रिड की तरफ अगर हम आ जाएं, तो इसमें जो है एक तो सेल टैक्स एक्ट और इससे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो सारा कुछ जो है आपके सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा ये जो प्रोविंशियल के सेल टैक्स एक्ट्स हैं, ठीक है, पंजाब का हो गया, बलोचिस्तान का हो गया, केपीके का हो गया, सिंध का हो गया, ठीक है, ये सारा भी जो है आपके सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का जो टैक्स ऑन सर्विसेज है, ठीक है, ये भी आपके syllabus में 18 सेक्शन हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है, और उनसे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, और एट द एंड जो आपका ये आखिरी ग्रेड जो आ जाता है 5 से 10 नंबर का, ठीक है, वो क्या चीज है, आईकैप कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, तो आईकैप कोड ऑफ एथिक्स जो है ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, जिस तरह के अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इसमें, ठीक है, जिसमें टैक्सेशन से रिलेटेड जितनी भी से रिलेटेड टैक्सेशन जो है रेंडर करने से जितनी भी रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो जो है सारा कुछ आपके सिलेबस का पार्ट है। जी हमारा बात, आप बस थोड़ा सा वेट करें बेटा, आपके सारे सवालों के जो है ना जवाब आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। जब ये सेशन खत्म होगा तो आप लोगों को सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये हम बात करें, ठीक है, जिस तरह के मैंने ये बात की कि ये आप लोगों का जो है ओपन बुक पेपर है। ठीक है, ओपन बुक पेपर है, आप लोगों के पास ऑर्डिनेंस अवेलेबल होता है। ठीक है, और वो आप जो है पेपर में लेके जा सकते हैं। अब अगर हम बुक्स के हवाले से थोड़ी सी बात करें कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो आप पेपर में लेके जा सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ बुक्स के हवाले से बात करें तो आई कैप ने इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि आप सिर्फ एक बुक लेके आ सकते हैं या दो लेके आ सकते हैं या तीन लेके आ सकते हैं। जस्ट लाइक आई गेस बीएफडी के पेपर में तो शायद रिस्ट्रिक्शन है कि आई गेस आप तीन बुक्स लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो टैक्स के जो है पेपर में इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन उन्होंने जो लगाई है, इसमें उन्होंने लगाई है कि सिर्फ आप ओरिजिनल बुक लेके जा सकते हैं जो बाइंडिंग फॉर्म में होगी और बियर एक्ट होगा। ठीक है, अब बियर एक्ट में क्या होता है, बियर एक्ट में जस्ट आपका ऑर्डिनेंस होता है और रूल्स होता है, उसमें कमेंट्री नहीं होती। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल्स नहीं होते। ठीक है, उसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं होते। ठीक है, वो बियर एक्ट होता है। ठीक है, और कोई भी हेल्पिंग बुक जिसमें एग्जाम्पल्स दी गई हो या फिर कोई एक्सप्लेनेशन दी गई हो या फिर जो है जो प्रोविजंस हैं रूल्स हैं उनको डिफाइन वगैरह किया गया हो, तो वो आपके पेपर में जो है डिसअलाउड है, वो आप नहीं लेके जा सकते। ठीक है, तो इसलिए आपने जेनशीन कर लेना है कि आपने सिर्फ एक बियर एक्ट लेके जाना है। और जिस तरह कि अभी हम देखें बियर एक्ट हमारे पास किस किस चीज के अवेलेबल है, जाहिर है इनकम टैक्स के अवेलेबल है, हमारे पास सेल टैक्स के अवेलेबल है, हमारे पास फेडरल एक्साइज ड्यूटी के अवेलेबल है। तो आईकेप कोड ऑफ एथिक्स जो है ये एक ऐसा पोर्शन है 5 से 10 नंबर का जिसके रिगार्डिंग आप कोई भी किताब जो है आईकेप के पेपर में नहीं लेके जा सकते।
ठीक है। तो इसलिए ये जो 5 से 10 नंबर का जो पेपर आता है, इसके जो मार्क्स आपने सिक्योर करने हैं, उसके लिए आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, उसके लिए चीजें क्रैम करके जानी पड़ेंगी, उसके लिए आपको जो है याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो थोड़ा सा बुक्स के रिगार्डिंग जो है गाइडेंस होगी कि वैसे तो स्टूडेंट्स को पता होता है कि ओपन बुक है, लेकिन इसकी पॉलिसी वगैरह थोड़ी मैंने क्लियर कर दी। अब मेरे हिसाब से जो रिकमेंडेड बुक्स हैं जो आपको पेपर में लेके जानी चाहिए, वो जस्ट एक ही किताब है, और वो है एस इस्लाम की बुक। ठीक है, क्योंकि एस इस्लाम की जो बुक है, इसने एक ये स्पेसिफिकली सी फैब के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, ओपन बुक मतलब सिनेरियो को देखते हुए, जिसमें उसने जो है सारी की सारी जो है जितने भी आपके ऑर्डिनेंस हैं, रूल्स हैं, एसआरओ हैं, सर्कुलर वगैरह हैं, वो बाइंड उसने एक ही किताब में कर दिए हैं। तो आप रेदर देन कि आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का अलग से बियर एक्ट लेके जाएं, उसके रूल्स का अलग से लेके जाएं, या फिर आप एपीटी का अलग से बियर एक्ट लेके जाएं, और जो है सेल टैक्स एक्ट लेके जाएं, और प्रोविंशियल लॉज लेके जाएं, इतना सारा एक खद्दा आप अपने साथ इकट्ठा करके लेके जाएं। तो इसके लिए बेहतर है कि आप जो है ये एक ही किताब है, ठीक है, ऐसे इस्लाम की, ठीक है, तो ये आप परचेज कर लिएगा। अभी ना परचेज करिएगा, ठीक है, थोड़े अरसे बाद, क्योंकि अभी क्यों नहीं परचेज करनी ये मैंने आपको भी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो आप अपने साथ ये वाली किताब जो है कैरी करके जा सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, जहां से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, जहां से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप अगर मार्केट में जाएंगे आपको मिल भी जाएंगी, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा बेस्ट बुक है वो है पैक की बुक। ठीक है, ये मैं बड़ा अनबाइज्ड होकर ओपिनियन दे रहा हूँ कि पैक की बुक जो है सबसे ज्यादा बेस्ट है C5 पेपर के लिए। ठीक है, टेक्स्ट प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस के लिए, इसलिए नहीं कि मैं पैक का फैकल्टी मेंबर हूँ या मैं पैक में पढ़ा रहा हूँ इस वजह से। इवन कि आप अगर अपने सीनियर्स वगैरह से भी कंसल्ट करें, या जिनका टेक्स्ट का पेपर पास हो चुका है, तो वो भी आपको शायद यही मशवरा देंगे कि अगर आपने जो प्रिपरेशन करनी है वो कहाँ से करें, आप पैक की बुक से करें। चले जी। अब इधर पे जिस तरह की हमने बात की थी कि ये जो टेक्स्ट का पेपर है ये है आपका ओपन बुक पेपर। ठीक है, तो ओपन बुक पेपर जब भी हमारे जब इसका नाम सुनते हैं ओपन बुक होने का, स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ओहो चलो जी शुक्र हो गया, अब तो हमें रट्टे नहीं लगाने पड़ेंगे, हमारी जान छूट गई, रिलैक्सेशन होगी, अब तो अगर कुछ नहीं आएगा जी किताब ओपन करेंगे उधर से लिख लेंगे, ठीक है ये कुछ। तो अगर मैं बिल्कुल जो है सही मायनों में अगर एक बात करूँ ना, तो ये जो ओपन बुक पेपर का कॉन्सेप्ट है ना, ये आई कैप ने शायद जो है स्टूडेंट्स को एक लॉलीपॉप दिया है। ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा एम्फोसिस करने के बाद के मतलब बड़ी डिस्कशंस वगैरह हुई कि भाई ये जिस तरह के अब ये आपका टैक्स का पेपर हो गया, लॉ का पेपर हो गया, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल दुनिया की बात करें, प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करें, तो हमारे पास ये लॉ अवेलेबल होता है। जब हमसे कोई कंसल्टेंसी लेने आता है, या जब भी हम टैक्स की या लॉ की कोई बात बताते हैं, तो ये नहीं कि ठीक है हमें भी लॉ याद होता है, हमें भी सारी प्रोविजंस याद होती हैं, लेकिन फिर भी हम बुक से कंसल्ट करके, हम केस लॉज देख के, सर्कुलर देख के, सारा कुछ देख के, उसकी रोशनी में जो है हम चीजें तैयार करते हैं। ठीक है, तो वो पहले ये होता था कि जब ओपन बुक नहीं था, ठीक है, तब जो है बहुत सारी चीजें जो है थ्योरेटिकल भी आ जाती थी। ठीक है, एज इट इज भी पूछ लेता था, जो रट्टा आपने लगाया होता था वही थ्योरेटिकली लिख के आ जाते थे। लेकिन जब आई कैप ने जो है ओपन बुक पॉलिसी अडॉप्ट की, तो उसने जो पेपर है उसका भी सारे का सारा सिनेरियो चेंज कर दिया। उसने क्या किया कि भाई अब अगर आप ओपन बुक लेके भी जाते हैं, तो सिवाय चंद चीजों के आपको ओपन बुक में कोई फायदा नहीं है, अनलेस अनटिल कि आपने इसकी बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस ना की है। और क्योंकि आपको पता है कि जो पेपर होता है इफेक्टिवली देखा जाए वो 3 आवर्स का होता है, 15 मिनट तो आपको वैसे ही रीडिंग टाइम मिलता है ना, जिसमें 15 मिनट में तो इतना लेंथी पेपर होता है 6-7 सफ़ों का। ठीक है, जो कि आपसे 15 मिनट में, तो अगर आप सही तरीके से पढ़ें तो 15 मिनट में तो पूरा पेपर भी नहीं पढ़ा जाता, तो हम 3 घंटे कहते हैं कि जी 3 घंटे का टाइम होता है। तो अगर 3 घंटों में भी आप बार बार किताब ओपन करेंगे, किताब से चीजें ढूंढेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे, तो आप मुझे बताएं कि आपका पेपर कैसे होगा 3 घंटों में। ठीक है, तो आपके तो सबसे बड़ा इशू ही फिर टाइम मैनेजमेंट का आ जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट का इशू सबसे ज्यादा उन स्टूडेंट्स को आता है जो चीजों को प्रिपेयर नहीं करते। ठीक है, अब मैं इधर पे एक चले जी हम रट्टे की बात नहीं करेंगे कि रट्टा नहीं लगाते, क्रैम नहीं करते, बल्कि प्रिपेयर नहीं करते। ठीक है, चीजों को जो है वो जो है उसकी प्रैक्टिस नहीं करके जाते। ठीक है, तो इसलिए ओपन बुक पेपर है, ठीक है, वेल एंड गुड, आपके पास किताब होगी, लेकिन जो कुछ आप क्लास में पढ़ेंगे या एटलीस्ट जो कुछ पैक की बुक में दिया हुआ है, वो आपने कोशिश करनी है कि उसको मेमोराइज कर लें। ठीक है, क्योंकि अगर आपको मेमोराइज हुई होंगी चीजें, आप इजीली क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, रेदर देन कि आप पूरा ऑर्डिनेंस खोल के उसमें से चीजें ढूंढें।
ठीक है। और वैसे भी जब आप क्लास में एडमिशन लेंगे या क्लासेस आप लेना स्टार्ट करेंगे तो फिर साथ साथ आपको बताते जाएंगे कि जो है आपको ओरिजिनल ऑर्डिनेंस में से क्या चीजें देखनी चाहिए और आप लोगों को तैयार क्या करना चाहिए। जस्ट लाइक अगर मैं आपको वैसे डेमो के तौर पे बताऊं, तो अब जिस तरह के जब हम सेल टैक्स करते हैं, ठीक है, तो सेल टैक्स की मोस्टली प्रोविजन ये होती है कि जब आप क्वेश्चन की अच्छी तरह प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वो तैयार हो जाती है। ठीक है, जब बार बार आप कम से कम 25-30 क्वेश्चन कर लेंगे, उनको 2-3 दफा करेंगे तो आपको मेन प्रोविजन तो याद हो जाती है। ठीक है, तो उस जो सेल टैक्स के स्केड्यूल्स दिए गए हैं, ठीक है, जिस तरह के जो है आपका फिफ्थ स्केड्यूल है, सिक्स स्केड्यूल है, एट्थ है, टेंथ है, ठीक है, तो आप इनको तैयार करें। ठीक है, लेकिन इनके जो है आप साथ जो है ये आप जो है पेपर में ओपन करके देख सकते हैं कि अगर उसमें से कुछ इस तरह की चीजें आ सकती हैं। ठीक है, तो इसी तरह इनकम टैक्स में भी जो स्केड्यूल्स वगैरह में चीजें दी हुई हैं वो थोड़ा कुछ आप जो है गाइडेंस वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, पेपर में। अदरवाइज जो है आप खुद से अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाएं ताकि आपको बार बार किताब खोलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ये तो एक जस्ट मैंने आपको बता दिया। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो, अब जाहिर सी बात है सी फैब लेवल है तो इसमें तो वो स्टूडेंट वही है ना जो आर्टिकल्स कर रहे हैं। क्या पता कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो जिसका आर्टिकल कंप्लीट हो गया हो, ठीक है, दिस एंड दैट। क्या पता स्टूडेंट्स जो आर्टिकल कर रहे हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो टैक्स डिपार्टमेंट में होंगे। ठीक है, तो अब एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी है कि ये जो केस लॉज होते हैं ये सिलेबस का पार्ट होते हैं कि नहीं होते, तो इसका जवाब है नो। ठीक है, आपके सिलेबस का जो पार्ट है जस्ट ऑर्डिनेंस या एक्ट, जितना कि इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस है या सेल टैक्स का एक्ट है, ठीक है, इसके अलावा जो उनके रिगार्डिंग रूल्स हैं, ठीक है, वो आपके सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा जो एसआरओज आते हैं, ठीक है, वो आपके सिलेबस का पार्ट, सर्कुलर्स आते हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, इससे आगे एक और चीज आ जाती है, वो आ जाती है केस लॉ। केस लॉज ये होते हैं कि जाहिर है जो भी अपील्स वगैरह में डिसीजन होते हैं उसकी रोशनी में, ठीक है, जो डिटर्मिनेशन वगैरह होती हैं, ठीक है, ये फॉर्चुनेटली जो है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। जब ये आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट काम वगैरह करेंगे तो तब आप इसको देख लीजिएगा प्रैक्टिकली तौर पे। ठीक है, कंसल्टेंसी में इस्तेमाल हो जाएंगे, लेकिन आईपीएफ का पेपर पास करने में इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। एक और चीज जो है मैं आपके लिए एक जो है बात करूं कि अब जिस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं जो कि टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अब जब वो टैक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो फिर टैक्स को उसी हिसाब से देख रहे होते हैं। ठीक है, कि नहीं भाई प्रैक्टिकली तो हम ये कर रहे थे, प्रैक्टिकली तो ऐसे हुआ था, नहीं ये यूं होता है, ये तो यूं होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल की जो दुनिया है वो किताब की दुनिया से मुख्तलिफ है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस हिसाब से है कि जिस तरह के आपको पता है कि ये जो केस लॉज वगैरह होते हैं इनके जब डिसीजन वगैरह आते हैं वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो प्रैक्टिकली वो प्रेसिडेंट भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। लेकिन जब हम इधर पे लॉ पढ़ते हैं, टैक्स पढ़ते हैं, तो टैक्स में तो हमने वही फॉलो करना है जो प्रोविजन दी हुई है। अगर उस प्रोविजन के कॉन्ट्रेरी अगर कोई भी केस लॉ आ चुका है या कुछ भी आ चुका है, अगर आपने उसकी रोशनी में कोई काम किया था, तो वो जाहिर है पेपर पास करने के लिए तो हमारे लिए इफेक्टिव नहीं है ना। तो इसलिए जब आपने टैक्स की क्लास लेनी है या जब आप टैक्स का पेपर पास करने के लिए टैक्स पढ़ेंगे, तो जो आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं उस नॉलेज को आप थोड़ा सा साइड पे करते हैं। ठीक है, वो नॉलेज आपके लिए मतलब फायदेमंद होगा पेपर पास करने के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप उन्हीं चीजों के बारे में ज्यादा सोचते रहेंगे कि हमने तो ऐसे किया था ऐसे, फिर पेपर पास नहीं होगा। क्योंकि पेपर पास करने के लिए ना टैक्स का सिलेबस है बेतहाशा। ठीक है, टैक्स का सिलेबस जो है बहुत ज्यादा लेंथी है। ठीक है, आई कैप का या सी फैब लेवल पे अगर हम जितने भी पेपर्स की बात करें सबका सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी है। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में वही बच्चे कामयाब होते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं। ठीक है, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। ठीक है, खाली आपने हार्ड वर्क नहीं करना, ठीक है, आपने स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क ये होता है कि आप राइट डायरेक्शन में हार्ड वर्क करें। ठीक है, तो वो ही जो है स्टूडेंट कामयाब होता है। वरना अगर हम हार्ड वर्क की बात करें तो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क तो डोंकी करता है, ठीक है, गधा करता है। लेकिन उसके बारे में हम क्या कहते हैं, यार ये तो गधा है। ठीक है, उसको तो हम कोई रिवॉर्ड ही नहीं देते, रिगार्ड ही नहीं देते। तो अंधाधुंध जब बस हम खाली काम करना स्टार्ट कर दें कि ये कर लें वो कर लें, तब हमारा कुछ भी नतीजा नहीं होगा। आपने स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स के कुछ जो हैं। अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट ने कहा कि ऐसे इस्लाम में जो है लास्ट अटेम्प्ट में जो है काफी ज्यादा एरर्स वगैरह थे, मिस्टेक्स वगैरह थी। चलें जी, वो तो बुक्स वगैरह में एरर वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, आप उसको कर लें। क्योंकि जिस तरह की अभी मैंने आपको बात की कि पाकिस्तान में टैक्स का बड़ा कम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है, टैक्स में इतनी ज्यादा चेंजेस आती रहती हैं, इतनी ज्यादा चेंजेस आती रहती हैं कि जाहिर है जो बुक के पब्लिशर्स भी हैं उन्होंने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके बुक को पब्लिश करना होता है ना। तो उस टाइम तक जितनी चेंजेस आई होती हैं वो कर लेते हैं। फिर भी जाहिर है ह्यूमन एरर तो हो ही जाता है ना, इंसान है एट द एंड, आप भी इंसान है, हम भी इंसान है, बुक पब्लिश करने वाले लोग भी इंसान हैं। ठीक है, तो उनमें कोई ना कोई एरर वगैरह तो हो ही जाता है।
और वो भी इस वजह से कि जाहिर है टेक्स्ट में इतनी चेंजेस आती हैं कि कुछ ना कुछ चेंज जो है ना चाहते हुए भी रह ही जाता है। ठीक है, तो ये तो था बुक्स के हवाले से जो है थोड़ा सा एक आपको जो है थोड़ी सी गाइडेंस। ठीक है सर, चेंजिंग द नेम इज जस्ट फॉर लेबलिंग पर्पज एज यू मेंशन, बट द वर्ड प्रैक्टिसेस एंड प्लानिंग रेफर्स टू सम चेंजेस, शुड एक्सपेक्ट टू सम सरप्राइज। चलिए जी, इसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, द बेस्ट कॉम्बो बताएं जो टेक्स्ट के साथ रखना चाहिए। चले जी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सर फ्रॉम बुक्स में लेस थी, चले जी। चले जी, हम आपकी सारी बातों के जवाब देंगे। जिस तरह कि अभी हम थोड़ा सा साथ साथ जो है ये बुक्स की अगर हमने देख ली, तो एक स्टूडेंट है उसने मेरे से पूछा था कि सर जो है आप बताएं कि ये जो मिनी बजट आ रहा है, ठीक है, अभी ये पेश भी हो चुका है, रिकमेंडेशन भी आ गई है, ठीक है, इसमें प्रपोज वगैरह उन्होंने कर दी है चेंजेस बहुत सारी, तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा आपके टाइम में। चलिए जी, इसमें अगर हम इधर पे आई कैप की गाइडेंस की बात करें जो इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, फाइनल्स लेवल पे, वो कहते हैं कि आपके जो एग्जाम की डेट है उससे 4 महीने पहले अगर ऑर्डिनेंस में कोई फाइनेंस एक्ट आ जाता है, लॉ में जो भी चेंजेस वगैरह आ जाती हैं, तो वो आप पे क्या होंगी, एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताएं कि आपके एग्जाम कब होने हैं, जून में होने हैं, तो जून से आप जो है 4 माह पहले चले जाएं। तो अगर रफली मैं आप लोगों को बताऊं तो मेरे ख्याल में 31 जनवरी तक लॉ में जितनी भी चेंजेस आ जाएंगी ना, ठीक है, तो वो आपके सिलेबस का पार्ट बनेंगे। तो ऑफ कोर्स चूंकि मिनी बजट आ चुका है वो तो इस वजह से वो आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो वो जो है एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो आपने ये जो है एक बेसिक गाइडेंस याद रखनी है कि आपकी जो एग्जाम की डेट है उससे 4 माह पहले जितनी भी चेंजेस आएंगी वो सारी एग्जामिनेबल होंगी। ठीक है, वो आपके पेपर में टेस्ट हो सकती हैं, और टेस्ट हो नहीं सकती बल्कि अगर मैं बात बताऊं तो आई कैप की वो फेवरेट चीजें होती हैं। जब भी सिलेबस में कोई चेंज आता है, कोई न्यू लॉ आता है या कोई न्यू टॉपिक ऐड होता है, तो वो आई कैप का बड़ा हॉट फेवरेट होता है। इस वजह से, क्योंकि नॉर्मली ऐसे होता है कि स्टूडेंट एक दफा क्लास ले लेते हैं, ठीक है, अगर वो पेपर अटेम्प्ट करते हैं उनका होता नहीं, नॉर्मली बच्चों का ये होता है कि जितना 45 पे रह गया, 42 पे रह गया, 47 पे रह गया, तो वो कहते हैं कि जी हमारा तो अच्छी प्रिपरेशन थी, इस वजह से पेपर पास नहीं हुआ, चलो जी अगली दफा हम खुद कर लेंगे। ठीक है, तो अगली दफा जब वो खुद करते हैं तो वो वही तैयार करते हैं जो उन्होंने पहले तैयार किया होता है, तो वो इतना अपडेट नहीं हो पाते चेंजेस से। ठीक है, तो इस वजह से फिर क्या होता है, उनका दोबारा पेपर पास नहीं होता। तो अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं कि टैक्स का पेपर, ठीक है, आप लोगों ने क्लास में तभी एडमिशन लेना है जब आपने टैक्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। ना सिर्फ आपने अटेम्प्ट करना है बल्कि आपने अच्छा प्रिपेयर करके आपने टैक्स का पेपर पास भी करना है। क्योंकि अगर आप लोगों के पास अगर रिकॉर्डेड लेक्चर पड़े भी हैं लास्ट अटेम्प्ट के, या आपने लास्ट अटेम्प्ट में क्लास ली थी, ठीक है, पेपर नहीं दिया, अब आप कहेंगे वही वाले लेक्चर हम चला लेंगे या हम खुद से प्रिपेयर कर लेंगे, वो सारा कुछ ऑब्सोलीट हो गया। अगर आपने अब जिस तरह की जून की अटेम्प्ट देनी है, ठीक है, जून 22 की, ठीक है, तो आप अब एडमिशन लें क्लास में, आप फुली सीरियस होके जो है टेक्स्ट को प्रिपेयर करें। आप ऐसा प्रिपेयर करें कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर पास करना है, या खुदा ना खास्ता पहले पेपर नहीं भी पास हुआ था तो इस दफा आपने लाजमी पास कर लेना है। क्योंकि अगर आपने ये जून 22 के लिए एडमिशन लिया है, अगर इसमें आप पेपर पास नहीं करेंगे या पेपर नहीं देंगे, तो नेक्स्ट टाइम में आपको दोबारा क्लासेस देनी पड़ेंगी, आपको दोबारा से प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर एक वो कंफ्यूजन का ना जाल बिछ जाता है हमारे जो है दिमाग में कि अच्छा पिछले टाइम में तो हमने ये चीज पढ़ी थी, इसमें तो ये रेट था, ये तो 0 रेटेड थी, अब ये कह रहा है कि इस पे 17% लगना है, ये तो एग्जाम्ड थी, ये तो अब इधर पे कह रहा है कि ये टैक्सेबल हो गई है, ये हो गया, ये क्या है, ये बुक लगता है या कुछ इस तरह। क्योंकि इस तरह होता है कि टैक्स में चेंजेस आ जाती है। तो टैक्स में मैं तो यही प्रेफर आपको कहूंगा कि आपने जब पेपर देना है, अच्छी तरह आपने मूड बना लिया कि आपने टैक्स का पेपर पास भी करना है, तो तब आपने क्या करना है, आपने एडमिशन लेना है और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके पेपर देके पास करना है। ठीक है, अब जहां तक एक स्टूडेंट ने कहा कि चूंकि उन्होंने सिर्फ लेवल चेंज किया है तो क्या पता हम कोई सरप्राइज वगैरह की बात करें, तो इस लेवल पे जब सी फैब लेवल पे आता है, देखें सी फैब लेवल के बाद हमारे पास MSA 1 और MSA 2 है। लेकिन MSA 1 और MSA 2 के बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पता हो तो उसमें अकाउंटिंग होता है, उसमें BFD की कुछ चीजें होती हैं, उसमें ऑडिट होता है, CMAT टाइप वगैरह चीजें होती हैं। ठीक है, उसमें टैक्सेशन इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो CA में टैक्स का ये एक आखिरी पेपर है। ठीक है, तो आखिरी पेपर है, तो आई कैप की कोशिश होती है कि जितना कुछ वो मैक्सिमम आपको सरप्राइज दे सकते हैं, जितना कुछ मैक्सिमम वो हाई लेवल पे जाके टेस्टिंग कर सकता है, वो इसी जगह पे टेस्टिंग कर ले। ठीक है, तो इसलिए उसमें अब आप लोगों को खुद से गाइडेंस में बता दिया कि टैक्सेशन में जितने भी सिलेबस ग्रिड है उसकी जो प्रोफिशिएंसी लेवल है और जो टेस्टिंग लेवल है वो मोस्टली टॉपिक्स की क्या है, P3 और T3 है।
ठीक है, सबसे हाईएस्ट लेवल पे जाके प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा आपको, और वो हाईएस्ट लेवल पे जाके चेक करेगा। हाईएस्ट लेवल पे चेक करने का मतलब यह है कि वो किसी टॉपिक में से मैक्सिमम जो है 25 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्या पता कोई भी टॉपिक उठाए उसमें से वो एक क्वेश्चन बना ले और वो 25 नंबर का आपसे पूछ ले। ठीक है, तो ये इस तरह के सरप्राइजेज आपको आईकैप दे सकता है। अब नॉर्मली अगर हम बात करें, ठीक है, अब ये पेपर की अगर हम बात करें कि आईकैप किस तरह के जो है क्वेश्चन पूछता है या क्या करता है, तो नॉर्मली अगर हम जो है पिछली कुछ अटेम्प्ट का एनालिसिस करके देखें या कुछ, तो इसमें जो है 7 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन होते हैं जो टेक्स्ट के पेपर में आप लोगों को आते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं आपका एनालिसिस भी दिखा दूंगा जो कि मैंने किया हुआ है। ठीक है, इस 7 में से अगर देखा जाए तो 3 क्वेश्चन होते हैं जो इनकम टैक्स के होते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो सेल टैक्स के होते हैं, एक क्वेश्चन जो है वो आपका एफईडी से आ जाता है नॉर्मली, और एक क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन होता है नॉर्मली पेपर का, ठीक है, वो किस में से आ जाता है, एथिक्स में से आ जाता है। ठीक है, तो अब ये जो इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होती है ना, ठीक है, तो इसमें वो कैफ लेवल नहीं होता कि बस खाली सिंपली आपसे कंप्यूटेशन करवा लेगा या कोई जो है आपसे रिटर्न लिखवा लेगा, प्रोविजंस को रिप्रोड्यूस वगैरह करवा लेगा। ठीक है, इसमें बल्कि क्या होता है, इसमें वो आपको जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछता है। आपको एक सिनेरियो देगा, वो कहेगा कि इसमें एडवाइस करें। ठीक है, यू आर द टैक्स कंसल्टेंट ऑफ मिस्टर एक्स वाई जी और एबीसी कंपनी, दिस हैज दिस सिनेरियो एंड प्लीज एडवाइस मी। ठीक है, तो इसमें वो आपसे एडवाइस पूछ लेगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन पूछता है वो आपसे, उसमें वो कहेगा कैलकुलेट करें, कंप्यूट करें टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी, फाइन, पेनल्टी एक्सेट्रा, इस तरह की चीजें वो आपसे कंप्यूट करवा लेता है। ठीक है, इसके अलावा जो वो आपसे क्वेश्चन पूछता है वो आपको जो है खुद टैक्स की कैलकुलेशन करके दे देता है। ठीक है, उसके वो कहता है कि आप कमेंट करें। ठीक है, इसमें जो है डिस्कशन करें, एनालाइज करें। ठीक है, इस तरह की वो चीजें पूछ लेता है। ठीक है, और फिर जो है कुछ वो इंक्वायरिंग माइंड के लिए वो एप्लीकेशन बेस्ड भी जो है छोटे छोटे क्वेश्चन बना के आपसे पूछ लेता है। तो ये दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि जो है आपसे वो पेपर में पूछ लेता है। और नॉर्मली जो अब तक आ रहा था टैक्स का ट्रेंड जो आ रहा था, वो टैक्स का जो पेपर होता था सैटरडे को होता था, और हम लोगों ने ये सेशन जो रखा है ये भी सैटरडे को ही रखा है, ताकि आपकी याद एक ताजा हो जाए कि जो है C5 का जो पेपर होता है, ठीक है, टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस का, वो सैटरडे को होता है। अब जो है समर अटेम्प्ट के लिए आई कैप ने अभी तक अपनी जो है डेट शीट शेयर नहीं की, तो शायद जो है वो अपनी डेट शीट में अगर कोई चेंज कर ले तो कर ले, अदरवाइज जो है आपका पेपर जो है सैटरडे को होता है और मॉर्निंग में होता है। ठीक है जी, यहाँ तक हमने जितनी डिस्कशन की, अगर यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है, कोई बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क। जी, अब वो जो आपने पूछा था कि पेपर में नेम चेंज की वजह से अगर वो, तो अब ये देखें कि नेम चेंज की वजह से जितना भी वो करेगा तो ये मैक्सिमम इतनी ही टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा तो आगे जाके वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। और वो जिन स्टूडेंट ने मिनी बजट का पूछा था, तो वो भी मैंने आपको इसमें कवर कर दिया कि बता दिया कि 4 माह से पहले जो आपके सिलेबस में चेंजेस आती हैं, ठीक है, तो वो क्या आपसे जो है वो एग्जाम में टेस्ट कर सकता है। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर कोई पूछना चाह रहा है तो बता दें, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट जो है बात करते हैं। जी, एडवाइजरी क्वेश्चंस में जो है वो कोई सिनेरियो आपको बना के दे देता है, तो वो कहता है एडवाइज हिम अबाउट द टैक्सेबिलिटी ऑफ द इनकम। ठीक है, इस तरह की चीजें जो है वो आपसे पूछ लेता है। ये लें जी। अच्छा जी, इसके अलावा ना एक और चीज है, ये है पास पेपर। ठीक है, अब ना मैंने आप लोगों की गाइडेंस के लिए, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से गाइडेंस मिल जाए, ठीक है, अगर हम एक करंट पेपर ही जो है, अब ये जो हमारा विंटर 21 का पेपर था, ठीक है, इसकी अगर हम बात कर लें, ठीक है, जिस तरह के मैंने आपको कहा कि हाईएस्ट मार्क्स जो ये पूछता है नॉर्मली 25 नंबर का पूछता है, तो अब इसने एक 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा। ठीक है, उसमें उसने कहा कमांड ऑन कंप्यूटेशन। ठीक है, उसने कंप्यूट करके दी हुई थी चीजें और उसको कहा कि इसके बारे में कमेंट करें। कमेंट करने में आपने बताना था कि जी जो है करेक्ट ट्रीटमेंट ये होनी थी, इन्होंने ये ट्रीटमेंट किया, दिस एंड दैट। ठीक है, तो उसमें आपने कमेंट्स में जो है सारी चीजें बता के आनी थी। ठीक है, रिकैलकुलेशन वगैरह इतनी या रिकम्प्यूटेशन जो है इतनी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थी। इनकम टैक्स में से एक और उसने क्वेश्चन पूछा 18 नंबर का, ठीक है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल था, जिसमें कंप्यूट करवाई उसने, टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करवाई, आपसे टैक्स लाइबिलिटी वगैरह कंप्यूट करवाई। ठीक है, एक क्वेश्चन उसने 14 मार्क्स का आपसे पूछा,
ठीक है, करंट अटेम्प्ट में, ठीक है, उसमें उसने कहा कि डिस्कशन ऑफ टैक्स इम्प्लीकेशन, टैक्स ट्रीटमेंट, कि मतलब डिफरेंट सिनेरियोज दिए गए थे जिसमें आपको कुछ इनकम्स आ रही थी, ठीक है, या कुछ ट्रांजैक्शंस हो रही थी, उसमें उसने बताया कि भाई इसकी डिस्कशन करनी है, आपने बताना है कि ये टैक्सेबल ट्रांजैक्शन है या नहीं, टैक्सेबिलिटी इसकी क्या होगी, किस हेड में आएगा या क्या चीजें होंगी, ठीक है, इसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे होगी, ठीक है, इस तरह की चीजें डिस्कस करनी थी। तो आपने हर एस्पेक्ट से इसको जो है डिस्कस करके आना होता है। नॉर्मली स्टूडेंट्स होते हैं कि ये जब डिस्कशन आ जाता है, कमेंट्स आ जाता है, तो उनको अपेरेंटली देख के जो चीज लग रही होती है, ठीक है, वो खाली एक स्पेसिफिक इसमें लिख के आ जाते हैं, लेकिन उस पॉसिबल जो भी इन्होंने सिनेरियो दिया उसमें जितने भी लॉज इन्वॉल्व हो रहे हैं या जितनी भी प्रोविजंस आप लोगों ने पढ़ी नहीं है वो इन्वॉल्व हो रही है, उन सबको डिस्कस करके आपने आना होता है, ठीक है, मल्टीपल डिस्कशन हो जाते हैं, खाली एक चीज की डिस्कशन उसमें नहीं हो रही होती। और ऑफ कोर्स ये हमें कैसे आएगा, जाहिर है जब हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है, तो जाहिर है प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारा कुछ आ जाएगा इसमें। चलें जी, अगर हम देखें तो करंटली इसमें से कितने मार्क्स का पेपर आया है, 57 मार्क्स का। तो मतलब आई कैप ने जो कहा हुआ है कि वो इनकम टैक्स में से जो है 50 से 60 नंबर का पेपर पूछेगा, तो ये देखें 57 नंबर आ गए इसमें से, ठीक है। अब दूसरा जो इसका ग्रेड है, ठीक है, जिसमें सेल टैक्स है, एफईडी है, प्रोविंशियल सेल टैक्स वगैरह है, इसमें से जो है वो नॉर्मली जो है 3 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये ले जी, इसमें जो है उसने एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, वो न्यूमेरिकल बेस्ड था, ठीक है, 20 मार्क्स का, ठीक है। एक क्वेश्चन उसने पूछा जो कि स्नेरियो बेस्ड था आपका, ठीक है, और उसका बी पार्ट भी जो है स्नेरियो बेस्ड था, ठीक है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन जो एक और क्वेश्चन जो उसने पूछा वो क्या था, फेडरल एक्साइज का था, ठीक है, और वो न्यूमेरिकल था 8 नंबर का। तो टोटल ये सेल टैक्स और एफईडी से जो उसने पूछा वो 38 मार्क्स का पूछा, ठीक है। तो ये भी विद इन ग्रीडी उसने पूछा हुआ है। और एक लास्ट जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो किस चीज का होता है, वो आपका होता है इसका, सॉरी जो है एथिक्स का, ठीक है, इधर पे शायद लिखने में ये थोड़ा सा इधर पे आ गया, एथिक्स का होता है, ठीक है। और वो इसने जो पूछा हुआ था वो कितने मार्क्स का पूछा हुआ था, 5 नंबर का, ठीक है। तो ये नॉर्मली पिछली अटेम्प्ट को हम जितने भी देखें तो इसमें से जो है वो 5 नंबर का ही पूछ रहा है, एक सिनेरियो दिया होता है, ठीक है, उसमें आपने एथिक्स की रोशनी में जो है इसका आंसर करना होता है, एंड इस तरह जो है ये 100 मार्क्स का पेपर था। तो ये वाले एक हमें देख के ये भी पता लग गया कि आई कैप ने ये जो अपना ग्रिड दिया हुआ है, आई कैप कम से कम इस ग्रिड को फॉलो करता है, ठीक है। चलिए ये स्टूडेंट का, बट अबाउट अपडेटेड टेक्स्ट बुक, इज इट अवेलेबल राइट नाउ, नो इट्स नॉट अवेलेबल राइट नाउ, ठीक है। ये आई गेस जो है जनवरी के एंड तक आपके पास बुक अवेलेबल हो जाएगी, जनवरी के एंड तक या फेब के स्टार्ट तक। जिस तरह के मैंने आपको कहा कि जितने भी पब्लिशर्स होते हैं वो थोड़ा सा वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि नॉर्मली जिस तरह मैंने आपको कहा कि फाइनेंस एक्ट आता है उसके साथ सप्लीमेंट्री बजट भी आ जाता है। अब तो पिछले 2 सालों से तकरीबन ये एक आप समझे कि नॉर्म्स बन चुकी हैं आपकी, जिसमें सप्लीमेंट्री बजट वो आपसे लाजमी पूछता है, ठीक है। तो मतलब सप्लीमेंट्री बजट वो लाजमी पेश करता है, मिनी बजट। तो वो इस दफा भी इसने मिनी बजट पेश कर दिया, तो दायरा बुक में जो चेंजेस आई हैं उसके हिसाब से जो है बुक को अपडेट करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, फिर प्रिंटिंग में बुक जाती है, ठीक है। तो आई गेस ये जनवरी के लास्ट या फिर फेब के स्टार्ट तक जो है ये बुक अवेलेबल होगी, तो तब जो है आप ले सकते हैं। चलिए जी, ये तो था हमारा जो सिलेबस था, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जितनी भी बातें थी ये सारी बातें होगी, ठीक है। अगर अब हम बात करें तो ये जो आपका सिलेबस है, ठीक है, इसके लिए जो एक हमारा एस्टिमेटेड टाइम होता है वो तकरीबन 120 आवर्स होता है, ठीक है। और पैक में ये होता है कि आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कराई जाती है, ठीक है। तो जी एस एस इस्लाम की बुक भी आई गेस बेटा ये जो है जनवरी के एंड तक आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और बाकी जो है आप उनको कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको जो है वेबसाइट से नंबर भी मिल जाएगा उनका, ठीक है। तो आप उनसे कॉल करके अगर इंक्वायर कर लेंगे तो वो फिर आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। ये देखिए, तो इसमें जो है ये 120 आवर्स जो हैं तकरीबन, इसमें जो है आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है। जी ये एक स्टूडेंट है, ये इसका जो है माइक ऑन है, उसमें थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन आती है, प्लीज आप बंद कर दें। जैसे शाम शोकत साहब है, उनका माइक है, वो प्लीज बंद कर दें। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस आपको काफी करवाई जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। और प्रैक्टिस करवाई जाएगी, लेकिन उसमें जाहिर है आप लोगों ने भी अपना इनपुट डालना होगा, तो फिर ही जो है सक्सेसफुल हम हो सकते हैं। अच्छा जी, अगर हम ऑनलाइन की बात करें, ठीक है, तो ऑनलाइन अब तो खैर बहुत ज्यादा ये कॉमन बात हो चुकी है, वरना कुछ अर्सा पहले जो है स्टूडेंट्स के बारे में एक जो है दिमाग में होता था कि ये जो ऑनलाइन क्लास है शायद ये इतनी इंटरेक्टिव नहीं होगी, शायद ये लाइव नहीं होगी, कहीं रिकॉर्डेड लेक्चर ना हम लोगों को दे दिए जाए, पता नहीं ऑनलाइन सुन के समझ आएगी कि नहीं आएगी।
तो कम से कम पैक की जो ऑनलाइन क्लास होती है ये बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होती है, और स्पेशली जो मेरी क्लास होती है वो तो बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव होती है। अगर आप लोग जो है सर्च करेंगे तो आपको जो है कैफ के मेरे बहुत सारे जो है लेक्चर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप उनको सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी क्लास जो है बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होती है। मैं स्टूडेंट से क्वेश्चन भी पूछता हूँ, वो भी मेरे से इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है, और हम लोगों की जो क्लास का इन्वायरमेंट होता है इट जस्ट लाइक अ फिजिकल क्लास। ठीक है, बस ये होता है कि आप और हम दूर दूर होते हैं, ठीक है, लेकिन जो है होता है उसका एनवायरनमेंट जो है वो फिजिकल क्लास होते हैं, लाइटर मोड पे होती है। ठीक है, क्योंकि जाहिर है आप लोग भी आर्टिकल कर रहे हैं, शाम के टाइम क्लास होती है, आप लोग भी थके होते हैं, तो थोड़ा सा एक ऐसे आपको माहौल चाहिए होता है कि आप जो है कंसंट्रेट कर सकें और थोड़े फ्रेश मूड के साथ। तो ये बड़ी इंटरेक्टिव क्लास होती है। ऑनलाइन क्लास का एक और स्पेशली ये सी फैक स्टूडेंट्स को इसलिए भी फायदा है कि इधर पे नॉर्मली लोग होते हैं, जॉब होल्डर्स होते हैं, ठीक है। नॉर्मली सबसे ज्यादा जो नॉर्मली स्टूडेंट्स होते हैं वो कौन होते हैं, आर्टिकल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स होते हैं। अब आर्टिकलशिप में ऐसे होता है कि स्पेशली आप हमको जितना भी कहते हैं कि भाई हम इस दफा जो है क्लासेस ले रहे हैं, प्लीज आप हमें आउट ऑफ स्टेशन ना भेजिएगा या कुछ, लेकिन फर्म ने कहाँ आपकी बात माननी है। नहीं, जैसे ही ऑडिट सीजन आएगा या कोई असाइनमेंट आएगी आउट ऑफ सिटी की, तो उन्होंने कहाँ देखना है कि आप इधर पे जी क्लास ले रहे हैं, आपका हर जगह या कुछ, उन्होंने तो अपना काम करवाना है। तो वो तो जाहिर है आपको आउट ऑफ स्टेशन भेज देंगे। ठीक है, तो आउट ऑफ स्टेशन भेज देंगे, इधर पे फिजिकल क्लास हो रही है, आपकी क्लास में मिस। जब आप आएंगे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जब आप वापस आएंगे तो आपको कुछ क्लास में समझ नहीं आ रहा होगा। तो ऑनलाइन क्लास में जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये बेनिफिट होता है कि आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं। लेकिन जहां ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वहीं पे जो है स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा एक नुकसान भी होता है। स्टूडेंट बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं कि अच्छा जी आज बहुत थकावट हो रही है यार, आज लाइव क्लास नहीं लेते हैं हम, चलो जी रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होगी, ये होगा वो, इस तरह हम टाइम गुजारते रहते हैं। फिर पता लगता है कि ओह जी इधर पे तो 20 लेक्चर इकट्ठे हुए पड़े हैं, 25 लेक्चर इकट्ठे हुए पड़े हैं जी, फिर हम X2 की स्पीड पे लगा के सुन रहे होते हैं, आधी बातें दिमाग में आ रही होती हैं, आधे बात से सर के ऊपर से जा रही होती है। तो आपने ऐसा काम नहीं करना। आप क्लास में एडमिशन लिया है, चाहे आंधी आए तूफान आए, चाहे आप ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं, आप मोबाइल पे ऑनलाइन करें, कानों में आप जो है हेडफोन्स लगा लें, आप लेक्चर ले लें, एक दफा आप सुन लें। ठीक है, आपने रूटीन में डेली बेसिस पे रहना है। ठीक है, ये नहीं करना कि भाई मैं हफ्ते के लेक्चर एक ही दिन सुन लूंगा, मैं 2 हफ्तों के लेक्चर एक ही दिन सुन लूंगा, मैं ये करूंगा, नहीं, आपने डेली बेसिस पे क्लास अटेंड करनी है, फिर ही आपको जो है बहुत फ्रूटफुल जो है आपको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है। अच्छा जी, कह रहे हैं हाउ मेनी क्लासेस इन अ वीक फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट, जी 3 क्लासें होती हैं। ठीक है, इसकी जो नॉर्मली क्लास होती है वो होती है थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे को होती है, इसकी जो नॉर्मल टाइमिंग होती है वो होती है 6:30 से लेके 8:30 तक। ठीक है, तो बाकी जो है प्रैक्टिस सेक्शन वगैरह जो होते हैं, प्रैक्टिस सेशन वगैरह जो है वो नॉर्मली कभी कभी संडे को जो है 3 घंटे की क्लास रख के उसमें जो है आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस करवा दी जाती है। अदरवाइज जो है ये एक हमारी रूटीन जो होती है उसमें थर्सडे से सैटरडे तक क्लास होती है 6:30 से 8:30। अच्छा जी, एंड हाउ मेनी प्रैक्टिस सेशंस, एक्सपेक्टेड कोर्स कंप्लीशन डेट। अच्छा जी, फर्स्ट सेल टैक्स होगा कवर होगा जी, चलेगी। अब अगर हम सिलेबस की बात करें, ठीक है, जिस तरह के इधर पे जो है इनकम टैक्स है हमारे पास, सेल टैक्स एंड एफईटी एंड एसिक्स है, तो मैं जो सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ वो मैं करता हूँ सेल टैक्स एंड एफईटी। ठीक है, ये 30 से 45 नंबर का है, तो इसमें से अगर हम पास पेपर का एक अगर हम ट्रेंड देखें भी तो कम से कम जो है आई कैप 40 नंबर का इसमें से पेपर पूछ लेता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स ने पास होना है या फेल होना है वो तो मैं एक वाशगाफ अल्फाज में कह रहा हूँ कि ये सेल टैक्स और एफईडी पे डिपेंडेंट होता है। इसका सिलेबस इनकम टैक्स की निस्बत थोड़ा सा कम है। ठीक है, मैं फिर दोबारा बात करूंगा कि इनकम टैक्स की निस्बत थोड़ा सा कम है, वरना कम कुछ भी नहीं है। सी फैब में उसने दिल खोल के सिलेबस रखा हुआ है। ठीक है, तो हम जो स्टार्ट करते हैं वो सबसे पहले सेल टैक्स से करते हैं, उसके बाद एफईटी और प्रोविंशियल लॉस करते हैं। ठीक है, एंड देन वी मूव टुवर्ड इनकम टैक्स एंड एट द एंड एथिक्स की तरफ। इनकम टैक्स का सिलेबस काफी ज्यादा है लेकिन रिलेटिवली थोड़ा सा आसान है, क्योंकि आप फर्म में चाहे जो है आप इनकम टैक्स मतलब टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन इनकम टैक्स थोड़ा बहुत आपको आता ही होता है। ठीक है, क्योंकि आप जाहिर है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें टैक्स की कंपटीशन वगैरह तो कर ही रही होते हैं। ठीक है, टैक्स की नॉन कंप्लाइंसेस वगैरह भी आप चेक कर ही रहे होते हैं अपनी ऑडिट ऑब्जर्वेशन वगैरह के लिए। ठीक है, तो वो इनकम टैक्स जो है रिलेटिवली आप लोगों को थोड़ा सा वो लगता है। तो इसलिए जो है सबसे पहले सेल टैक्स एफईडी, ठीक है, एंड प्रोविंशियल एंड देन इनकम टैक्स एंड एथिक्स। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो है एक सीक्वेंस होता है जी। इसके अलावा अगर अब आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हो तो कोई ऐसी बात जो मैं कवर ना की हो आपके ज़हन में, अगर कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी। जी, स्टूडेंट्स ही बहुत ज्यादा साइलेंट है भाई।
जी कोर्स कंप्लीशन डेट जो होगी एक्सपेक्टेड वो है आप लोगों की जो है अप्रैल, ठीक है, एंड ऑफ अप्रैल तक, ठीक है, या मैक्सिमम मई के स्टार्ट के कुछ डेज लग सकते हैं, ठीक। अदरवाइज जो है अप्रैल के एंड तक जो है क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं। जी इसके अलावा स्टूडेंट कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा जी, बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? जी बेस्ट कॉम्बिनेशन में आप सबसे पहले ये देखें कि आपने पेपर कितने पढ़ने हैं, ठीक है। और इसमें ये भी हो जाता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं या आप सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो उसमें जो है मेरे हिसाब से तो जो है सबसे पहले आप लोगों को लॉ ले लेना चाहिए, ठीक है, उसके साथ टैक्स ले लेना चाहिए और जो है आपको साथ अकाउंटिंग ले लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है 3 पेपर का। इज दिस पॉसिबल विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस? जी बट इज पॉसिबल विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेटा। आप कह रहे हैं कि अगर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा जो है टैक्स का, तो आप क्या पेपर पास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बात आप कर रहे हैं अली? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता पेपर पास। भाई मैंने तो बल्कि आपको कहा है कि बल्कि जिनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज्यादा होता है वो बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो बच्चे ज्यादा फंसते हैं। भाई अगर आप स्क्रैप हैं, आपने तो जो किताब में पढ़ना है, जो आपने तो उसी के मुताबिक तैयारी करनी है। जो बच्चे प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं ना, उनकी कंफ्यूजन ये पैदा होती है, वो ज्यादा यही सोच रहे थे प्रैक्टिकली हमने ऐसे किया था, इधर पे हम ऐसे कर रहे हैं, इधर पे ये लिखा हुआ है। तो भाई हमने तो वो काम करना है जिससे अब हमारा पेपर पास हो जाए, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकली टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, भाई आप जब बनेंगे आपको सारा कुछ आ जाएगा, सब कुछ कर लेंगे। इधर पे जो हमारा मेन फोकस होना है, जिसके पे हमने सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करना है कि भाई हमने पेपर कैसे पास करना है, आईकैप का पेपर कैसे पास करना है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क तो इधर पे हमारे पास आईकैप का पेपर पास करना है ना, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर तो आ जाता है। अब आप अगर जो है आर्टिकल कर रहे होंगे, चाहे आपने जो है कैप लेवल पे ऑडिट पढ़ा था या टैक्स पढ़ा था, लेकिन अब आप फर्म में गए होंगे, उधर पे आपने सारा काम सीख लिया होगा, अब आप ऑडिट करना आगे होंगे, ठीक है। तो जब प्रैक्टिकल की दुनिया में आते हैं तो सब कुछ आ जाता है आपको। जी बेटा, आप कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट लॉ जो है इम्पॉसिबल है विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपोजर, नहीं बेटा पास हो जाता है। इवन कि आप ये देखें कि ऐसे होता था कि जो बच्चे टैक्स कंसल्टेंसी में होते थे या ईआरपी में होते थे, वो बगैर प्रैक्टिस के प्रैक्टिकल एक्सपोजर के ऑडिट का पेपर पास कर लेते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि टैक्स या लॉ का पेपर क्यों नहीं पास हो सकता विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपोजर, ठीक है। और प्रैक्टिकल एक्सपोजर देखें, टीचर्स का काम क्या है इधर पे, आप जो क्लास ले रहे हैं उनका तो यही काम है ना कि आपको जो है तैयार करना, आपको उसी चीजों के लिए तैयार किया जाएगा जो पेपर में टेस्ट की जाती हैं, उसी तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। तो जब उसी तरीके से आपको तैयार किया जाएगा, तैयारी करवाई जाएगी, तो आपका पेपर क्यों नहीं पास होगा, ठीक है। एट दी एंड मैटर यही करता है कि आप पेपर कैसे करके आए, आपने पेपर को अंडरस्टैंड किया कि नहीं किया, ये सारे पेपर की परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रहा होता है। जी किसी का कोई और क्वेश्चन अगर कुछ रह गया हो या कुछ भी पूछना चाह रहे हो तो चलें जी। होप सो कि आप लोगों को जो है आपके तमाम जो है क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे और आपके लिए जो है ये एक बेनिफिशियल रहा होगा, ठीक है। तो इसके बावजूद भी अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी, तो इधर पे जो है मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ, तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करके जो है कांटेक्ट करके, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। जी किसी स्टूडेंट ने जो है अपना, जी प्लीज ये माइक ऑफ कर दें, ये कोई स्टूडेंट अपना माइक ऑन कर चुका है। जी माहम, व्हाट यू वांट टू नो? जी ये मोहम्मद है कोई, यार ये जरा माइक, जी किसी का कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। विल देयर बी एनी चेंज इन क्वेश्चंस प्रीवियसली आस्क्ड? ठीक है, नहीं तकरीबन पैटर्न वैसे ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इधर पे मैंने क्वेश्चन टाइप आपको बता दिया कि जो है नॉर्मली आई कैप जो है कितनी किस्म के क्वेश्चन पूछता है, अब उससे ज्यादा वो क्या चेंज पूछेगा आपसे, ठीक है। जिस तरह के अब इसमें जो है वो आपसे एडवाइस पूछ लेगा, कैलकुलेशन पूछ लेगा, कंप्यूटेशन पूछ लेगा, ठीक है, या उसने खुद कैलकुलेशन करके दी होगी उसके ऊपर जो है वो आपसे कमेंट्स पूछ लेगा, ठीक है, या कोई सिनेरियो दिया होगा उसमें वो डिस्कशन पूछ लेगा, टैक्स इंप्लीकेशन पूछ लेगा, इससे ज्यादा जाके वो क्या कर लेगा, ठीक है।
जी इंशाल्लाह होप सो की क्लास जो स्टार्ट होगी शायद जो है वो 6 जनवरी से स्टार्ट हो जाए, 6 जनवरी से, ठीक है। बाकी जब ये सीफैब की ओरिएंटेशन होगी तो उसमें आपको बता दिया जाएगा एग्जैक्ट डेट। चलें जी, अच्छा जी, ये मुझसे मिनी बजट के बारे में जो है दोबारा पूछ रहे हैं स्टूडेंट भाई, मिनी बजट एक दफा ये जो है पार्लियामेंट में पास हो जाए भाई, इसका इम्पैक्ट आएगा काफी ज्यादा। और दूसरी बात ये कि अगर आपने ऑलरेडी टैक्स के जो है लेक्चर्स वगैरह लिए हुए थे, वो नॉलेज अब आपके लिए ऑब्सोलीट हो चुका है। फिर दोबारा वही बात मैं पहले बता भी चुका हूँ कि जब भी आपने टैक्स का पेपर देना है उससे पहले आपने फ्रेश क्लासेस लाजमी लेनी है, और जो पहले आपने पढ़ा हुआ है भूल जाए। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये करेंगे कि पहले जो हमारा नॉलेज था उसमें जो चेंजेस आई हैं उसको इनकॉर्पोरेट कर लें, तो आप हमेशा कंफ्यूजन का साथ जो है शिकार रहेंगे। तो पहले जो पढ़ा हुआ है उसको भूल जाएं, अगर आपने पहले कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपने ऐसे टाइम में पेपर देना है, न्यू क्लासेस लें, स्क्रैप से लें, नई बुक्स परचेज करें, ठीक है, उधर से आप प्रिपरेशन करें, बस आपने पुराना कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो ये मेरा जवाब है। स्टूडेंट्स ने, किसी ने पूछा था, अच्छा सर, व्हाई आई कैन फेल्ट नीड टू चेंज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम एडवांस टैक्सेशन टू टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस। जी क्योंकि वो कहते हैं कि आपने जब टैक्स सीखना है, ठीक है, तो उसमें अगर आप कंपनी में जो है टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपने प्लानिंग करना उसकी सीखनी है, ठीक है, कि टैक्स की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, हम किस तरीके से बेटर तरीके से जो है टैक्स वगैरह दे सकते हैं, या फिर आपने जाके है टैक्स कंसल्टेंट्स वगैरह बनना है, प्रैक्टिस करनी है, तो उसके हिसाब से आपको चीजों का पता होना चाहिए ज्यादा मजीद प्रैक्टिकल। तो उसने कहा कि एडवांस टैक्सेशन की जगह अगर आप प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस रखेंगे तो शायद वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। वैसे आई कैप ने मुझे फोन करके बताया नहीं, लेकिन ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में कि प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस, क्योंकि जो है बेसिकली टैक्स कंसल्टेंट हो गए या फिर आप टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं अगर किसी भी कंपनी में, तो आप यही दो काम कर रहे होते हैं, या तो प्लानिंग कर रहे होते हैं टैक्स की, या प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं। जी व्हेन विल बी बुक अवेलेबल, जी बेटा मैंने काफी दफा बता दी, या तो जनवरी के एंड पे या फिर फेब के स्टार्ट पे। सर ऐसे इस्लाम बुक में फॉर लास्ट टाइम विल बी एप्लीकेबल, नो नो, नहीं, आपने न्यू बुक लेनी है क्योंकि मिनी बजट आ गया, उसमें चेंज आ गई है। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ था उनको कि जिन जिन पेपर्स में चेंज आएगा वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो वो फिर आप ले सकते हैं, अदरवाइज न्यू बुक परचेज करें आप, ठीक है। इतना तो स्टाइपेंड मिल ही जाता होगा आपको, नहीं तो जो है अगर ऑडिट डिपार्टमेंट में होंगे कन्वेंस डेली अलाउंस मिल ही जाता होगा कि न्यू बुक परचेज की जा सके। ठीक है, तो आपने न्यू बुक परचेज करनी है। चलें जी। अच्छा उसमें इतनी प्लानिंग इन्वॉल्व नहीं होती कॉर्पोरेट में ना, ठीक है, कॉर्पोरेट लॉ में शायद इतनी प्लानिंग इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि सारी की सारी, जिस तरह मैंने कहा पाकिस्तान तो है ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स, ठीक है, तो सारी प्लानिंग इन्वॉल्व भी इसमें होती है, ठीक है। चलें जी, होप सो के आप लोगों के जो है क्यूरीज के आपको आंसर मिल गए होंगे। मैंने अपना नंबर भी शेयर कर दिया था, ठीक है, इधर पे किसी पेज पे मैंने किया था, ठीक है। तो आप लोग अदरवाइज पैक से भी मेरा नंबर ले सकते हैं, ठीक है, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट करिएगा। चलें जी, ऑलरेडी हमारा ये जो सेशन है काफी लॉन्ग चला गया है मेरे ख्याल में, ठीक है, और इसके मेरी क्लास का भी टाइम है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास का, ठीक जी। इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो तो जल्दी से बता दिए। अच्छा जी, वो आप कह रही हैं कि शेयर योर नंबर, चले जी, ये दोबारा मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ, 0312403847 6, ठीक है। नाम जो है मेरा है मोहम्मद रमीज आसिफ, ठीक है। तो ये लें जी, आप इस नंबर पे जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी कोई भी थ्योरी हो या दिमाग में कोई भी गिरा बाकी रह जाए तो आप मुझे लेट मी नो, मैं वो जो है गिरा को खोल दूंगा, ठीक है। होप सो कि आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा, ठीक है। आप एडमिशन ले लें ऑनलाइन में तो आप फिर इससे ज्यादा इंजॉय भी करेंगे, ठीक है, इंजॉय भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, और इंशाल्लाह आपका पेपर भी पास हो जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ हमने कॉम्बो एक बनाई हुई है डील, ठीक है, ताकि जो है आपका भी भला हो जाए। चलेंगे इंशाल्लाह ताला, आप लोगों से अब क्लास में मुलाकात होगी, ठीक है, जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे। मुझे इजाजत दीजिएगा, ओके जी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह करे कि ये अच्छा साल रहे आपका, और इसमें जितने भी आप आई के पेपर दें सारे के सारे आपके पास हो जाए।